एमसीक्यू में कई बार पूछा जाता है एलिमिनेशन के लिए कि कौन कौन सी नेशनल पार्क हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है, टाइटल दिया गया है। सो ये यूनेस्को आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टाइटल देते हैं, और इसमें कुछ एक साइट्स हैं इंडिया की जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। तो सिंपल आप साइट्स लिखिए एंड देन कंप्लीट करिए। इसमें लिखिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट टाइटल इज गिवन बाय, आपको अवतार सर ने भेजा था, करोल बाग से हो? हाँ तुसी अवतार सर ने भेजा था, समझ गया। सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस इज गिवन बाय यूनेस्को। टाइटल, हाँ, वर्ल्ड हेरिटेज साइट टाइटल इज गिवन बाय यूनेस्को based on certain criteria. World Heritage Site title is given by UNESCO based on certain criterias. Based on certain criterias which are for natural as well as which are for natural as well as man-made, which is for natural as well as man-made World Heritage Sites. अब लिखिए इंपोर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया आर important world heritage sites in India are first point लिखिए, first is Great Himalayan National Park. Great Himalayan National Park. Sundarbans रीजन जो है ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको ग्रांट किया गया है। थर्ड, नंदा देवी NANDA देवी, नंदा देवी। नेक्स्ट मनास या मानस, इकट्ठा लिख लीजिए इसको, मनास एंड काजीरंगा। फिफ्थ इज वेस्टर्न घाट्स एंड लास्ट इज, एक मिनट, वेस्टर्न घाट्स लास्ट इज केवलादेव घाना नेशनल पार्क। तो ये आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं कुछ एक इंडिया में, जिसमें से ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, सुंदरबन रीजन है, नंदा देवी, देन मनास और एंड काजीरंगा, वेस्टर्न घाट्स एंड लास्ट इज केवलादेव घाना नेशनल पार्क। सो दीज आर दी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जिनको टाइटल मिला हुआ है। आगे आप लिखिए द टोटल नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, World Heritage Sites in India are more than 40. फिक्स अगर लिखना है तो 43 है अभी टोटल, more than 40, out of which 35 are cultural, out of which
35 are cultural. 35 are cultural. 7 are natural. 7 are natural. 7 are natural. Out of which Kanchenjunga is mixed. Out of which Kanchenjunga is mixed. Kanchenjunga is mixed cultural as well as natural heritage site. Kanchenjunga is mixed cultural as well as नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट. तो ये कल्चरल भी है और नेचुरल भी. तो 7 नेचुरल, 33 आपकी, सॉरी 35 आपकी नेचुरल है. सो फिर से उल्टा, 35 कल्चरल, 7 नेचुरल एंड 1 इज मिक्स्ड ऑफ बोथ. नेक्स्ट जो कन्वेंशन है दैट इज इंटरनेशनल ट्रीटी. International Treaty on Plant Genetic Resources. International Treaty on Plant Genetic Resources. International Treaty on Plant Genetic Resources for food and agriculture. International Treaty on plant genetic resources for food and agriculture. तो ये जो कन्वेंशन है इट इज टोटली रिलेटेड टू अ ट्रीटी जहां पे आप प्लांट की जो जेनेटिक वेराइटीज हैं उनको यूज करेंगे फूड या फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए या फिर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बढ़ाने के लिए, राइट. तो आप इसे फूड प्रोसेसिंग के लिए यूज करेंगे या फिर एग्रीकल्चरल जो आपके क्रॉप्स हैं उनको और ज्यादा डाइवर्सिफाई करने के लिए आप यहाँ पे प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को यूज करेंगे. तो प्लांट्स की डिफरेंट टाइप की जो जेनेटिक रिसोर्सेज है उनको यूज किया जा रहा है फूड और एग्रीकल्चर के लिए. इसमें लिखिए दिस ट्रीटी वाज अडॉप्टेड इन द ईयर 2001. दिस ट्रीटी वाज अडॉप्टेड इन द ईयर 2001. तो 2001 में इसको अडॉप्ट किया गया था. दिस ट्रीटी वाज अडॉप्टेड इन द ईयर 2001. इट इज अ ट्रीटी ऑफ UNFAO. It is a treaty of UNFAO. FAO is Food and Agricultural Organization. United Nation Food and Agricultural Organization, उनके साथ इनकी ये ट्रीटी है. नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस. महत्वपूर्ण प्रावधान क्या किए गए हैं इसमें. सो दिस इज नेक्स्ट पॉइंट, important provisions. What are the important provisions of this treaty? Important provisions. For example, जहां पे भी बायोटेक में आपके पास किसी भी टाइप की मेडिसिन की बात आती थी तब आप कहते थे यूएस FDA डिपार्टमेंट, दैट इज क्या था वो, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, है ना. अभी आपके पास अगर एग्रीकल्चर का तो यहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर की बात करें क्योंकि दोनों ही काम के लिए आपने प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को यूज करना है. सो इसके कुछ एक इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, कुछ एक इन्होंने प्रावधान रखे हैं इसमें. सो पॉइंट वाइज लिखिए. talks about multilateral systems. It talks about multilateral system. Multilateral system which places
64 most important crops, which places 64 most important crops, which places 64 most important crops in easily available genetic resources, in easily available genetic resources, easily available genetic resources, which are freely available to the users, which are freely available to the users. तो ये कह रहे हैं कि ये जो मल्टीलेटरल सिस्टम है, मींस ये जो कन्वेंशन किया गया है, ये लगभग 64 प्रकार की सबसे महत्वपूर्ण जो आपकी फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, उनको अवेलेबल कराता है, उसके जेनेटिक रिसोर्सेज को अवेलेबल कराता है सभी लोगों को, ताकि वो उसे यूज कर सके. सो ये पहला प्रोविजन है. सेकंड, इट प्रोटेक्ट्स फार्मर राइट्स, protects farmer rights, farmers rights and traditional agricultural practices. It protects farmer rights and traditional agricultural practices. तो जितने भी आपके फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनके अधिकारों का संरक्षण करता है ये कन्वेंशन, और जितने भी आपकी परंपरागत जो कृषि के प्रैक्टिसेस थी, मेथड्स थे, उनको भी कंजर्व करने की बात करते हैं. थर्ड, इट एक्नॉलेजेस सस्टेनेबल यूज ऑफ sustainable use of 4 main crops, acknowledges sustainable use of 4 main crops of the world, 4 main crops of the world, such as crops of the world, such as कौन कौन सी हैं? राइस, व्हीट, और बताइए, राइस, व्हीट, पोटैटो एंड मेज. पोटैटो एंड मेज सबसे इंपॉर्टेंट है ये. हाँ जी, कपास एडिबल नहीं है ना, उस खा नहीं सकते उसको. कपास कह रहे, कपास. कॉटन खा तो ना सकते हैं, कॉटन कैंडी खा सकते हो, और भी बैन कर दिए कुछ एक स्टेट्स ने. So it acknowledges sustainable use of 4 main crops of the world, that is rice, wheat and potato, maize. तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो आपकी सबसे महत्वपूर्ण 4 फसलें हैं, उनका सस्टेनेबल यूज करना है, उसका सतत तरीके से उपयोग करना है, so that अगली जनरेशन के लिए भी बफर स्टॉक बचा रहे, और साथ साथ में इनमें कोई भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऐसी नहीं की जाए so that ये आपकी सॉइल की जो फर्टिलिटी उसको खराब करे, आपके फूड चेन को डिसरप्ट करे, या फिर आपकी जो ये इसमें जितने भी आपके पास न्यूट्रिएंट्स है उनको ये खराब करे. सो उसके ऊपर ज्यादा ये फोकस करते हैं. अब लिखिए, इसी में इट ऑल्सो रिकॉग्नाइजेस अदर लोकल क्रॉप्स सच एज, it also recognizes other local crops such as millets, others local crops such as millets. क्या होता है ये? बार्ले, रागी लिख दूं मैं? अरे धीरे धीरे, सिंपल आपने मिलेट्स लिखना है, ठीक है? मिलेट्स, लोकल क्रॉप सच एज मिलेट्स, फुल स्टॉप. मिलेट्स आर द मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप ऑफ पुअर
पुअर कंट्री में लिखिए, पुअर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। मिलेट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ पुअर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। मिलेट्स आर द इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ पुअर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये इंपॉर्टेंट क्रॉप है जितने भी गरीबी रेखा से नीचे वाले देश है, ना कि गरीब देश। मतलब यूएन के हिसाब से गरीबी रेखा से नीचे है, बट गरीब नहीं कह सकते किसी को। आगे लिखिए, दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज it can help in nutritional security. It can help in nutritional security as well as it can help in nutritional security as well as increasing the farmers' income. Increasing the farmers' income. कह रहे हैं कि मिलेट्स जो है ज्यादातर अंडर डिजर्व जो आपके रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड है वहां पे उगाया जाता है। ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो होती है उसको कंप्लीट कर सकता है, मतलब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी वहां पे प्रोवाइड कर सकता है। ऑल्सो फार्मर्स की इनकम को भी बढ़ा सकता है। आगे लिखिए, therefore in the year 2023, therefore in the year 2023, Government of India on the recommendation of recommendations of UN Food and Agricultural Organization, recommendation of UN Food and Agricultural Organization, on the recommendation of UN Food and Agricultural Organization, declared 2023 as the year of millets. 2023 as the year of millets. तो हर साल यूएन जो है अलग अलग अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ किसी साल को एक टाइटल देता है, जैसे ईयर ऑफ मिलेट्स आ गया। कई बार कहेंगे ईयर ऑफ मैथमेटिक्स, ईयर ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि उस टाइम पे उस साल पे ज्यादा फोकस किया जाएगा उसी चीज के ऊपर। तो मिलेट्स को ज्यादा ये प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि ये सब जगह पे अवेलेबल हैं और ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जितनी भी होती है उसको सिक्योर कर सकते हैं डेवलपिंग और लीस्ट डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप्ड रीजन्स में। कितने 3 पॉइंट हो गए। 4th पॉइंट लिखिए। 4th point, it also talks about access and benefit sharing. It also talks about access and benefit sharing. Access and benefit sharing, which is the fundamental farmer's right. Fundamental farmer's right. सिंपली कह रहे हैं कि जब भी कहीं पे अगर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को यूज करके कोई बेनिफिट हो रहा है तो सबसे पहले फार्मर्स को उसका एक्सेस होना चाहिए, फार्मर्स के पास उसकी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। जो बेनिफिट्स है, जो फायदे हैं, वो फार्मर्स तक पहुंचने चाहिए, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे वही काम कर रहा है और ये इसका फंडामेंटल फार्मर राइट है या फिर फंडामेंटल राइट है, ये इसका मौलिक अधिकार है। ये 4 प्रोविजंस हैं आपके यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर।
रामसर कन्वेंशन हमने किया हुआ है ऑलरेडी, नेक्स्ट कन्वेंशन रामसर कन्वेंशन था, तो आप रामसर कन्वेंशन लिखिए एंड देन ऑलरेडी डन, तो ऐसे लिखिए रामसर कन्वेंशन, या फिर ऐसे टिक लगा के आगे चलिए। ये फिफ्थ था रामसर, जो अभी तक आप कर रहे हो उसमें से फिफ्थ है ना, ये सुबह से चल रहा है, मतलब कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से लेके ये फिफ्थ है। सिक्स्थ पे आइए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, है ना, ये कई बार पूछते हैं एग्जाम में, यूएन क्लॉज, एक मिनट, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन on the law of the sea, तो संयुक्त राष्ट्र का या फिर यूनाइटेड नेशंस का एक कन्वेंशन है जो कि मरीन जितने भी आपके रूल रेगुलेशंस हैं, कानून हैं, उनके ऊपर काम करता है, राइट। सो शुरू कर दीजिए लिखना, क्योंकि लिखेंगे तभी कंप्लीट होगा ये। इसमें लिखिए, द फर्स्ट प्रपोजल फॉर सच ट्रीटी, फर्स्ट प्रपोजल फॉर सच ट्रीटी केम इन 1973, फर्स्ट प्रपोजल फॉर सच ट्रीटी came in 1973, तो पहला जो इसका प्रपोजल प्रस्ताव रखा गया इस ट्रीटी के लिए वो 1973 में रखा गया, तो पहली बार इसके ऊपर प्रपोजल 1973 में रखा गया। बट दिस ट्रीटी केम टू फोर्स, बट दिस ट्रीटी केम टू फोर्स in the year 1982, but this treaty came into force in the year 1982 after the third meeting of came into force in the year 1982 after the third meeting of UNCLOS, United Nations Convention on Law of the Sea. Full stop. It is legally binding treaty. It is legally binding treaty. कानूनी रूप से ये सबके ऊपर बाध्य है, सबको मानना होगा इसको। So it is legally binding treaty which completely came into force in the year 1994, which completely came into the force in the year 1994। तो 1994 में प्रॉपरली इसने काम करना शुरू किया। पहले आधे राइट्स थे, आधे नहीं थे। It divides the ocean areas into 5 parts. It divides the ocean area into 5 parts. Divides the ocean areas into 5 parts. सभी पार्ट्स इकट्ठे नहीं लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे, देन आगे चलेंगे। तो ये ऐसी ट्रीटी है जो कि
जो आपके समुद्री एरियाज हैं, जितने भी आपके मरीन एरियाज हैं, वहां पे कौन सा कानून चलना चाहिए? वहां पे UNCLOS चलता है, राइट। आप किसी भी समंदर में विदाउट परमिशन नहीं घुस सकते। उसके लिए कुछ एक रूल रेगुलेशंस है, कुछ एक कानून है, और डिटेन भी किया जाता है। कुछ एक एरियाज है जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं, कुछ एक एरियाज है जहाँ पे आप ट्रेड नहीं कर सकते, कुछ एक इनलैंड है, कुछ एक टेरिटोरियल है, कुछ कंटेजियस एरियाज हैं। तो अलग अलग इसके क्राइटेरियाज बना रखे हैं उन्होंने। इसको 5 तरीकों से इन्होंने डिवाइड कर रखा है। सो पहला जो पार्ट है दैट इज इनलैंड सी। इनलैंड सी, तो पहला जो क्राइटेरिया दैट इज इनलैंड सी। इनलैंड का मतलब क्या होता है? इंटरनल, आंतरिक, मतलब आपके एरियाज के अंदर, आपके टेरिटरी के अंदर। तो इसमें लिखिए इट रेफर्स टू ऑल वाटर्स, इट रेफर्स टू ऑल वाटर्स एंड वाटरवेज, इट रेफर्स टू ऑल waters and waterways, it refers to all waters and waterways on the landward side of baseline, on the landward side of baseline, landward side of the baseline, there is no interference of foreign country, there is no interference of foreign country, there is no interference of foreign country। कौन सा होगा इंडिया का ऐसा पार्ट जहां पे फॉरेन कंट्री आके आपके साथ इंटरफेयर नहीं कर सकती? इंडिया का कोई इनलैंड बताइए, वाटर वे। गल्फ ऑफ कैम्बे, सर क्रीक लाइन आ जाएगी वहां पे। पाकिस्तान का इशू, कोरी क्रीक आ सकता है। और इनलैंड में आप वाटर वे की बात कर रहे थे, जरूरी समंदर होगा, वो कोई लेक भी हो सकती है। डल लेक हमारी लेक है ना, उसको आप कहेंगे कि इनलैंड लेक है। बट आप पैंगोंग सो नहीं कह सकते, क्योंकि वो शेयर कर रहे हैं हम, इंडिया और चाइना। ऑल्सो और कोई वाटरवे चिली का हमारे पास है, किसी और कंट्री का उसके साथ लेना देना नहीं है। तो ऐसे वाटरवे जो कि आपकी कंट्री के लैंड के बीच में, लैंडवर्ड साइड पे है और वेस्ट लाइन पे, राइट। हाँ, लगून लेक भी हो सकती है, कोई एस्चुरी भी हो सकती है, डेल्टा भी हो सकता है, सुंदरवन भी, पर सुंदरवन नहीं आएगा क्योंकि फिर शेयर है। तो इसलिए जो एरिया सिर्फ और सिर्फ आपके पास है और कोई शेयर नहीं करता, और कोई फॉरेन कंट्री का उसके साथ कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, दैट इज इनलैंड सी या इनलैंड वाटरवे। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड, टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी, टेरिटोरियल सी। इसमें आप लिखिए कंट्री, सॉरी, एनी कंट्री इज फ्री टू सेट, ऐसे लिखे या चेंज करके लिखे? एक मिनट, नोट्स खराब हो गए होंगे आपके अभी, पर मैं इसको सुधार देता हूँ सेंटेंस को। अब लिखिए एनी कंट्री इज फ्री टू सेट, एनी कंट्री इज फ्री टू सेट laws, free to set laws, regulate use and resources, regulate use of resources, ऐसे लिखिए, regulate use of resources, any country is free to set laws, regulate use of resources, comma, foreign vessels do not, foreign vessels मतलब जहाज, पोत, वाहन, पोत मीन्स वेसल,
हिंदी में, प्योर हिंदी में, इतना नहीं समझना है आपको, मतलब सिंपल समझिए, मैरीन कोई भी आपका जहाज। फॉरेन वेसल्स do not have foreign vessels do not have all the rights except all the rights except all the rights except right of innocent passage. Do not have all the rights except right of innocent passage up to the boundary of 0 to 12 nautical miles. Up to the boundary of 0 to 12 nautical miles. टेरिटोरियल सी का मतलब क्या है कि किसी भी कंट्री की टेरिटरी के साथ लगने वाला समंदर। आपके साथ कौन कौन सा है? इंडियन ओशन है, बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है। तो उस एरिया में अगर आपका एरिया पड़ रहा है 0 से 12 नॉटिकल माइल तक का, है ना, यहाँ पे डिस्टेंस नॉटिकल माइल्स में चलता है, ना कि किलोमीटर से। तो अगर आपका कोई एरिया है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ये एरिया है भारत का, यहाँ पे आपके पास अरेबियन सी है, यहाँ पे इंडियन ओशियन रीजन है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, तो आप मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आपका 12 किलोमीटर एरिया, यहाँ तक 12 किलोमीटर एरिया है, तो इस एरिया में अगर कोई भी शिप, कोई भी वेसल यहाँ से क्रॉस कर रहा है, तो उसके लिए आप अपने कानून जो है जारी कर सकते हैं, अपनी तरफ से आप कोई भी लॉ बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। आप यहाँ पे कौन मछली पकड़ेगा, कौन कितने एरिया तक आ सकता है, उसके लिए आप रिसोर्सेज को रेगुलेट कर सकते हैं कि आपके रिसोर्सेज कौन यूज कर सकता है, क्योंकि समंदर में आपके पास फिशेज ही सबसे बड़ा रिसोर्सेज है। इसके अलावा आप सिर्फ एक चीज अलाउ कर सकते हैं कि आपको पीसफुली वहां से जाना है, इनोसेंटली आप उस पैसेज को, उस रास्ते को यूज कर सकते हैं, विदाउट मछली पकड़ने के, राइट, विदाउट यहाँ पे कोई आपका जो सिंपल समझिए कोई भी आपका मिलिट्री का कोई भी वेसल है उसको आप यहाँ से नहीं ले जा सकते, पीसफुली ले जाइए, बट बीच में आप कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अप टू द बाउंड्री ऑफ 0 to 12 माइल्स, तो मतलब आपके पास 0 से 12 माइल तक का ही एरिया होता है, सारा समंदर आपका नहीं है, समझ गए। सो ये पूरा का पूरा एरिया जो है दैट इज अप टू, मतलब यहाँ से भी 12 माइल, यहाँ से 12 माइल, सॉरी नॉटिकल माइल्स, और यहाँ से भी 12 नॉटिकल माइल्स। इसके बाद का जो क्षेत्र है वो किसी और टेरिटरी में लग जाएगा। तो इसको बोलते हैं आप टेरिटोरियल सी। एक तो हो गया इनलैंड, आपके लैंड के अंदर पाया जाने वाला सी या कोई वाटर वे, एक जो कि आपके लैंड के बेस लाइन के बाहर घूम रहा है, तो ये पूरा का पूरा एरिया। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट पे नॉटिकल माइल सिंपल समझिए, एक मील कितना होता है? 1.6 किलोमीटर। वैसे ही नॉटिकल माइल जो है ये यूज किया जाता है कहाँ पे? समंदर में, डिस्टेंस को मापने के लिए। अब आप चेक कर लेना कितना किलोमीटर पड़ता है, ये मैं चेक करके बता देता हूँ आपको। कौन कह रहा है? क्लास है, जब तक टाइम है तब तक आप लगा लो, आप खुद ही 1.5 घंटा तो क्लास होएगी, आधा घंटा टेस्ट होएगा। टेस्ट वही होगा 22 पे रिजर्व जो आपने पढ़ा था लास्ट टाइम। सुखदेव होंडा 1 नॉटिकल माइल देखने दो मुझे, 3 बजे तक। हाँ 3 बजे तक, 1 घंटा भी हो रहा है। क्या थक गए हो? थक गए हो? बिल्कुल बिल्कुल, ये होता है 1.85, 3 डिजिट में चाहिए तो इतना डिस्टेंस 1.852 किलोमीटर होता है 1 नॉटिकल माइल। तो आप इसको खुद ही 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, लग जाएगा पता कितना एरिया है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास अरे यार 52, 1.852। नेक्स्ट है कंटेजियस रीजन, या फिर एक मिनट रुकिए, थर्ड आएगा अभी।
contiguous region or zone. Contiguous region or zone. हाँ जी, कुछ कह रहे हैं? नॉटिकल मीन्स समुद्री, है ना. नॉटिकल मीन्स उन्होंने एक शब्द यूज किया है, नॉटिकल माइल. जैसे मील होता है, एक मील 1.6 किलोमीटर, है ना. तो वैसे नॉटिकल इन्होंने शब्द यूज किया है समंदर की गहराई में या समंदर के ऊपर से अगर आप क्रॉस कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आप तैर रहे हैं, आपने डंकन पैसेज को क्रॉस कर लिया. आजकल बहुत न्यूज में रहता है ना, हर कोई डंकन पैसेज को क्रॉस करना चाहता है. तो आप बताएंगे कितने नॉटिकल माइल आप. फॉर एग्जाम्पल बे ऑफ बंगाल से छलांग मार दिया आपने पूरी जगन्नाथ से, और आप थोड़ा सा आगे तक तैर के आए, वापस आए, तो आप कैसे बताओगे कितना आप तैरे. तो उसके लिए आप किलोमीटर नहीं यूज करते, वहां पे आप बोलते हैं कि मैं 2 माइल तक या 2 नॉटिकल माइल तक वहां पे आप तैर के आए या ड्रेन होके आए हैं, वो डिपेंड करता है ना. कंटीजियस और रीजन और जोन, ये देखिए इसको. इनोसेंट पैसेज के बाद वही है कि कोई भी सबमरीन जो अदर कंट्री की वो नेविगेट कर सकती है आपके रीजन में, बट परमिशन अलाउड है. परमिशन इंडिया में मेनलैंड तो बाद जिਵੇਂ निकोबार आ गया, ਉੱਥੋਂ ही 12 नॉटिकल माइल ही होगा. हाँ, 12 नॉटिकल माइल, उतना ही डिस्टेंस मिलेगा आपको, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा. अदरवाइज हर कोई उसको क्लेम कर लेगा. तभी तो आप देखते नहीं इंडियन ओशन रीजन में साउथ में वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी चलती है, हर कोई घूम रहा है वहां पे, है ना. डियागो गार्सिया जो आपका आइलैंड है वो है उसका यूके का है, बड़े उन्होंने रेंट पे ले रखा है. अब वहां पे भी उन्होंने मिलिट्री बेस बना रखा है. नहीं तो अगर इंडियन ओशन कहने से इंडिया के नाम पे नाम रखा गया तो हमारा ही होता सारा. फिर तो मलक्का भी हमारा होता, हॉर्मुज भी हमारा होता. हाँ, अगर आपका निकोबार आइलैंड है तो वहां से भी 12 नॉटिकल माइल से ज्यादा नहीं मिलेगा किसी को भी. ये फिक्स कर दिया उन्होंने, टेरिटरी बना दी है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा. नेक्स्ट है कंटेजियस रीजन और जोन. In this country has right to enforce. In this country have right to enforce taxation. Country have right to enforce taxation, pollution, custom, taxation, pollution, custom and immigration laws. इसमें सिंपल ये कह रहे हैं कि ये जो कंटेजियस रीजन है, यहाँ पे कंट्री के पास पावर है या फिर अथॉरिटी है दैट दे कैन एनफोर्स टैक्स. उस एरिया में अगर आप जा रहे हैं तो उस एरिया में अगर कोई पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, फॉर एग्जांपल ऑयल स्पिल हो गया, तो उसके ऊपर आप चार्ज लगा सकते हैं. कस्टम ड्यूटी अगर कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है. इमिग्रेशन लॉज भी लगा सकते हैं अगर कोई बाहर का इमिग्रेंट आपके कंट्री में टेरिटरी में एंटर कर रहा है तो. सो ये कंटेजियस रीजन है जहां पे कंट्री के ऊपर ये 4 कानून बनाने का अधिकार है. नेक्स्ट बढ़िए. इसमें ऐसा कुछ है नहीं समझाने वाला, आपको समझ में आ ही रहा है, ऐसा मैं सोच के चल रहा हूँ, है ना. बाकी आप पता नहीं नींद में है या इनएक्टिवेटेड हैं, उसके लिए क्या ही कर सकते हैं. एक्टिव रहो, एक्टिव. ये क्वेश्चन पूछा गया है UNCLOS, दैट इज कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, है ना. ये आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आता है ये. 4th टाइप इज सबसे इंपॉर्टेंट, इकोलॉजिकल नहीं आएगा, इकोनॉमिकल आएगा. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहाँ पे है भारत में? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बताइए. कांडला पोर्ट, हल्दिया पोर्ट,
मुंबई JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, है ना, चेन्नई, मुंद्रा, सारे के सारे जितने भी पोर्ट हैं आपके, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट इस कांडला पोर्ट, गुजरात, जहां पे नजदीक में जामनगर रिफाइनरी जो कि रिलायंस इंडस्ट्री की है और सबसे बड़ी रिफाइनरी है पूरे एशिया की, है ना। सो इसलिए कांडला पोर्ट इज दी EEZ एरिया। सो यहाँ पे ज्यादातर क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी। क्या, ज्यादातर चीजों को आयात निर्यात किया जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाएगा, पेट्रोल लाया जाएगा, कच्चा तेल लाया जाएगा। सो दीज आर दी एरियाज, है ना। यहाँ पे कस्टम ड्यूटी हैवी होगी और बहुत सारे आपको प्रिवेंटिव ऑफिसर देखने को मिलेंगे जो कि कस्टम ड्यूटी लगाते हैं। सो लिखिए इसमें, इट रेफर्स टू द एरिया, इट रेफर्स टू द एरिया, ये आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। इट रेफर्स टू द एरिया फ्रॉम टेरिटोरियल सी, इट रेफर्स टू एरिया फ्रॉम टेरिटोरियल सी, from territorial sea up to 200 nautical miles, territorial sea to 200 nautical miles, territorial sea to 200 nautical miles, where country has, where countries have, so they, where country have sole, SOLE, सोल मीन्स अकेले, उसकी अथॉरिटी है, सोल एक्सप्लॉयटेशन राइट, वेयर कंट्री हैव सोल एक्सप्लॉयटेशन राइट्स, एक्सप्लॉयटेशन राइट्स ओवर exploitation rights over all natural resources such as, all natural resources such as, क्या होगा नेचुरल रिसोर्सेज यहां पे, ऑयल और फिशेज एंड पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, सिंपल, जितने भी पॉलीमेटालिक मिक्सचर ऑफ आपको मेटल्स जो मिल रही हैं समंदर के नीचे, इन सभी को आप वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आपके पास राइट्स है। सो इट रेफर्स टू द एरिया फ्रॉम टेरिटोरियल सी टू 200 nautical miles where country have all the, where country have sole exploitation rights over all the natural resources such as oil, fishes and polymetallic nodules, full stop. In this region any of the foreign vessel, in this region any of the foreign vessel, any of the foreign vessels have right, any of the foreign vessels have right or freedom of navigation, right or freedom of navigation, right or freedom of navigation। तो यहाँ पे कोई भी अगर फॉरेन कंट्री का कोई वेसल है, जहाज है, चाहे वो मिलिट्री का है, कमर्शियल है, उनको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 200 नॉटिकल माइल का एरिया है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज का ही राइट है, आप किसी को रोक नहीं सकते। यहाँ पे टैक्सेशन नहीं होगा, यहाँ पे सिंपल, यहाँ टैक्स नहीं लगा सकते आप क्योंकि वो एरिया उसको गुजरना है वहां से। पर अगर आप कभी ऐसा करते हैं तो फिर जिस कंट्री का होगा और जिस कंट्री के आसपास की कंट्रीज का होगा, फिर नेवल हो जाएगा, वॉर स्टार्ट हो जाएगा। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन कॉमा ओवरफ्लाइट, मतलब वहां से फ्लाइट भी गुजर सकती है, ओवरफ्लाइट एंड अलाउड टू ले, लिख देता हूं यहां पे, एंड अलाउड टू ले सबमरीन केबल्स, ले सबमरीन केबल्स और पाइप्स।
cables or pipes. For example, you are connected to whole world with internet. कैसे जुड़े हुए हैं? केबल्स, जितनी भी आपकी ऑप्टिकल फाइबर है समंदर के नीचे डाली गई है, वो कनेक्ट कर रहा है आपको पूरे के पूरे वर्ल्ड में। तो किसी को आप रोक नहीं सकते यहाँ पे तारे डालने के लिए, पाइप डालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वो